Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Panuli and today we will learn about influence of heredity and environment. But before we start the lesson, I would like to request you to please do like, comment and subscribe the channel and press the notification bell so that whenever we upload any new video, you get notified. So let's start. Okay, today we are going to learn about the influence of heredity and environment, and this course is solely for CTET KVS State TD exam preparation series. Now let's start. The topics which we are going to discuss here are heredity, Gregor-Mendel, about Gregor-Mendel who is known as its father, और आपका identical and fraternal twins, इन दोनों का difference क्या है, environment, nature versus nurture, laws of heredity and educational implications. आप इस theory को education में कैसे imply करेंगे इसके बारे में. Now what is heredity? Heredity actually है क्या? Heredity provides the basis for the development of human personality. Heredity is what a person is born with. देखिए हेरिडिटी जो होती है ना, आई थिंक इसको अनुवंशिकता कहते हैं शायद. तो ये क्या होती है कि ये प्रोवाइड करती है एक बेसिस, एक बेस बनाती है जिससे कि ह्यूमन की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है. और हेरिडिटी जो होती है वो पर्सन में बर्थ से होती है, वो बर्थ से ही वो हेरिडिटी उस पर चली आ रही है. हेरिडिटी, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी. सारी क्वालिटीज जो कि चाइल्ड में उसके पेरेंट्स से आई हैं वो सब हेरिडिटी होती है, उसके माता पिता से. एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉजेज फर्टिलेशन ऑफ द ओव्यूम. द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट. जब कंसेप्शन होता है, जब एक बच्चा बनना शुरू होता है, तो उस टाइम पे जो मेल और फीमेल के जो जर्म सेल्स होते हैं वो यूनाइट होते हैं और वो फर्टिलाइज होके ओव्यूम, वो फर्टिलाइज होते हैं ओव्यूम में. और ये फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं. जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम, जिसमें कि 23 मेल के 23 फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं. Now heredity can be in form of eyes, skin color, traits, shape of body, qualities, disease. देखिए इसमें क्या होता है कि आईज और स्किन कलर, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके आईज तो बिल्कुल अपने पापा की तरह हैं, इसके आईज तो बिल्कुल मम्मी की तरह हैं, इसका स्किन कलर देखो बिल्कुल माँ या बाप किसी में भी चला जाता है. उसमें ट्रेट्स होते हैं कुछ, जो जैसे कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, किसी कोई डांस में बहुत अच्छा है, कुछ ट्रेट्स उसमें पहले से रहते हैं. शेप ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी का शेप कैसा है. मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का शेप हमारे पेरेंट्स की शेप पे डिपेंड करता है. अगर वो लंबे हैं तो वैसा ही है, छोटे हैं तो वैसा ही है. उनकी क्वालिटीज हो गई. और कई बार ऐसा होता है कि कई डिजीजेस जो होती हैं जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलती है, हेरिडिटी में आ जाती हैं. जैसे आप ब्लड प्रेशर ले लो, शुगर का ले लो, ये जो शुगर की जो आजकल डिजीज चल रही है ये भी बहुत ज्यादा हमें हेरिडिटी में के थ्रू मिलती है. ऑल दीज आर फ्रॉम आवर जीन्स, ये सब हमें जीन्स में है. R.S. Woodworth ने क्या बोला था? The heredity covers all the factors that are present in the individual when he begins his life not at birth but at the time of conception, about 9 months before birth. R.S. Woodworth ने बोला था हेरिडिटी वो सारे फैक्टर्स को कवर करती है जो कि एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं उसकी लाइफ जब स्टार्ट होती है उस समय नहीं, बल्कि जब उसके बर्थ से पहले जो वो कंसेप्शन उसका कंसीव होता है तो 9th मंथ बिफोर से उसकी जो लाइफ होती है हेरिडिटी वो सब स्टार्ट हो चुकी होती है. नाउ वी कम्स टू हेरिडिटी में एक और चीज आती है, ये आता है आपका आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस. हम सबने जुड़वा बच्चों के बारे में सुना है, जुड़वा बच्चे होते हैं. इसमें भी दो टाइप की जुड़वा बच्चे होते हैं, एक होता है आपका आइडेंटिकल ट्विन और एक होता है फ्रेटर्नल ट्विन. अब ये दोनों हैं क्या देख लेते हैं. आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन ओव्यूम. They resemble each other and are always of same sex. देखिए जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो एक ही ओव्यूम से डेवलप होते हैं. वो दोनों एक दूसरे को काफी रिजेंबल करते हैं और दोनों हमेशा एक ही सेक्स के होते हैं. एक ही सेक्स मीन्स कि या तो दोनों गर्ल होंगे या तो दोनों बॉय होंगे. ऐसे नहीं कि कोई एक गर्ल हो गया या एक बॉय होगा. तो दीज आर योर आइडेंटिकल ट्विंस और हमेशा रिजेंबल करते हैं. Fraternal twins क्या होते हैं? Fraternal twins arises from germination of two separate ovumes. They are mostly
जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर एट सेम टाइम. सी, फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो दो सेपरेट ओव्यूम से से बनते हैं, राइट. लेकिन वो दोनों क्या होते हैं, या तो दोनों एक ब्रदर होगा, एक सिस्टर होगा, या दोनों ब्रदर या दोनों सिस्टर भी हो सकते हैं. लेकिन इन दोनों में और फ्रेटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या डिफरेंस है कि ये दोनों जो फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो रिजेंबल नहीं करते एक दूसरे की शक्ल से, राइट. दोनों काफी अलग होते हैं शक्ल में. ओके, नाउ वी कम टू फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रेगर मेंडल. Gregor Mendel is also known as father of genetics. He is famous for his experiment in pea plant. देखिए ये उनका फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये पी प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था. इन्होंने दो अलग अलग टाइप की पीस को जो था एक साथ जर्मिनेट करा. फिर उन्होंने देखा उससे किसी और थर्ड टाइप की पी निकल रही है उससे अलग ही कलर की. फिर उसने उन दोनों को करा, फिर उसने कहा कुछ और, तो किसी और ही तरह की पी निकल रही है. तो इस तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिससे कि उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था कि हमें जो हमारे अंदर कई क्वालिटीज होती है, कई चीजें ऐसी ट्रेट्स होते हैं जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलते हैं. मेंडल प्रोपाउंडेड 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी. इन्होंने 2 लॉज दी थी हेरिडिटी की. एक फर्स्ट थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस एंड सेकंड वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब ये दोनों क्या है हम आगे देखते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस. इफ द ट्रेट्स ऑफ वन जीन आर नॉट मैनिफेस्ट इन वन जनरेशन इट डज नॉट मीन दैट दे डाई. यहाँ पर मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि नजर आना, कोई चीज सामने होना. तो अगर कोई किसी एक जीन का जो ट्रेट है वो अगर हमें इस जनरेशन में, सपोज आपके पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी है और अगर वो आप पे नहीं दिख रही है वो चीज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मर चुकी है, वो चीज, वो बीमारी मर चुकी है या कोई वो ट्रेट नहीं है. अब ये दे में बिकम डोमिनेंट इन फ्यूचर जनरेशन. वो चीज आपको फ्यूचर जनरेशन में दिख सकती है. सपोज आपके पेरेंट्स की कोई क्वालिटी या कोई भी चीज, ट्रेट, डिजीज, एनीथिंग जो आप पे नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मर गया है. वो जीन जो है वो आपके बच्चों पे हो सकता है, वो जीन आपके बच्चों पे शो हो सकती है. तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस. अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या है? दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर जेनेटिक ट्रेट्स. इसमें ये बताया कि देखिए हमारे अंदर बहुत सी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग टाइप से रहते हैं, तो इस अलग अलग ट्रेट्स दिखाई देते हैं, राइट, पेरेंट्स के. लेकिन वो चीज जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, राइट, अलग अलग होती हैं. तो फिर इसमें ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बोला गया है कि एक जेनेटिक ट्रेट जो होती है वो दूसरी जेनेटिक ट्रेट को डिस्टर्ब नहीं करती है. सपोज आपके पेरेंट्स से आप पे म्यूजिक की क्वालिटीज आ गई हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं आप पे म्यूजिक की क्वालिटीज, और आपके पेरेंट, और अगर आपके अंदर डांस की क्वालिटीज भी हैं, क्या पता आपकी मदर बहुत अच्छी डांसर हो, आप पे डांस की क्वालिटीज भी आ गई हैं, तो ये जो म्यूजिक की क्वालिटी है डांस की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी. दोनों के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज अलग अलग जगह हैं, तो दोनों एक दूसरे से, ऐसे नहीं है कि अगर म्यूजिक ज्यादा डोमिनेट हो रहा है डांस के ऊपर, नो, दोनों एक जैसे रहेंगे. बस ये है कि प्रॉपर एनवायरमेंट मिलना जरूरी है. नाउ व्हाट इज एनवायरमेंट? See, environment includes all aspects of the surrounding. Environment हमारा सारे एस्पेक्ट होते हैं, जो हमारे आसपास चीजें होती है, आसपास का माहौल होता है, वो सब हमारा एनवायरमेंट होता है. These factors influence the development of an individual. ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे एक इंडिविजुअल, एक इंसान के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. The environment is everything that affects the individual except his genes. अब देखो हमने आगे पहले हेरिडिटी पढ़ा था. हेरिडिटी क्या होता है? वो हमारे जीन्स में होता है, वो हमारे अंदर बाय बर्थ होता है. लेकिन एनवायरमेंट जो होता है वो सब चीजों को इफेक्ट करता है, हमारी हर एक चीज को, हमारी पढ़ाई को, सब कुछ को इफेक्ट करता है, लेकिन हमारे जीन्स को इफेक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज वो चीज हमारे अंदर बाय बर्थ होती है. Now environment consists of various types of factors like physical, social, moral, economical, political, cultural and emotional forces. Environment के अंदर हर टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर होता है हमारा, सोशल फैक्टर होता है, हम किस तरह से लोगों से सोशलाइज हो रहे हैं, मॉरल फैक्टर, हमारे अंदर क्या मॉरलिटी है, वो सब हम सीखते हैं ना बाहर से. सोशलाइज होना हम बाहर से सीखते हैं, राइट, मॉरल होना हम बाहर से सीखते हैं. इकोनॉमिकल, हमारे पास कितना पैसा है, ये हमें जीन्स में नहीं है हमारे, कि हमारे माँ बाप पे ज्यादा पैसा तो हम पे भी ज्यादा पैसा ही होगा, राइट. देन इज ए पॉलिटिकल,
आप किस तरह पॉलिटिकली इफेक्टेड हैं, हम आपकी लाइफ किस तरह पॉलिटिकली इफेक्टेड है, कल्चरल क्या है आपके अंदर, अगर आपके फैमिली में आपकी कास्ट में कुछ अलग कल्चर चल रहा है तो मे बी आप आगे जाके कोई और कल्चर एक्सेप्ट करना चाहें, जरूरी नहीं है कि आप वही कल्चर जीन्स में चल रहा है, दैट इज नॉट इन जीन्स, ओके। एंड देन इज योर इमोशनल फोर्सेस। इमोशनल मतलब कि आप किस तरह से किसी चीज से इमोशनली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये सब चीजें आपकी एनवायरमेंट कंसिस्ट करती हैं, राइट। नाउ टीचर्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लरिश। स्कूल में जब एक बच्चा जाता है तो टीचर को उसको सबसे अच्छा एक मेंटल एनवायरनमेंट देना चाहिए, मतलब कि उसको इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो मेंटली वो बहुत सेटिस्फाइड रहे उस चीज से और उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। तो इससे क्या होता है, एक चाइल्ड जो होता है वो अच्छी तरह से ग्रो करता है, उसका माइंड बहुत अच्छा ग्रो करता है, ओके। नाउ इज नेचर वर्सेस नर्चर। अब यहाँ पर नेचर का मतलब हो गया आपका क्या, जो आपके अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो आपको मिल रहा है और जो आपके जीन्स में, और नर्चर क्या हो गया है, नर्चर मतलब पोषण। नर्चर मतलब कि आप किस तरह से, आपको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है जिससे कि आपका पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। इन दोनों में हमेशा से ही एक डिफरेंस रहा है, लेकिन इसको किस तरह से एक चाइल्ड में कैसे ये चीजें दोनों मर्ज होती हैं ये हम देखते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों, हेरिडिटी हो गई आपकी नेचर, एनवायरनमेंट हो गया आपका नर्चर, राइट। अब हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड फैक्टर्स, राइट। ये हमने अभी पढ़ा कि जो हेरिडिटी होती है वो हमारे अंदर की हमारे अंदर जो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं हमारे फैमिली से, हमारे अंदर वो चीजें ट्रांसमिट हो चुकी हैं। एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ कंडीशंस दैट सर्व टू स्टिमुलेट बिहेवियर और एक्ट और टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो टोटलिटी ऑफ कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे आसपास जो हमारे बिहेवियर में हम किस तरह से एक्ट करते हैं चीजों को, वो सब मॉडिफाई करती हैं हमारे बिहेवियर को। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या हो गया, हमारा आसपास का जो हम किस चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और हेरिडिटी हमारी इन्फ्लुएंस नहीं होती किसी और चीज से, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, सॉरी दिस इज डी नॉट L, this is D. According to Woodworth, both are equally essential in the growth and development of the child. लेकिन वुडवर्थ ने क्या बोला है कि ये दोनों इक्वली एसेंशियल है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों का एक जैसी इंपॉर्टेंस है एक चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। Now, why to study heredity environment for child development? अब हमें हेरिडिटी एनवायरनमेंट पढ़ना क्यों है पर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, क्यों जरूरी हमारे लिए पढ़ना, ये देखते हैं। देखिए, इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दिस वी ऑल नो कि हमारे अंदर जो किसी भी एक इंसान के अंदर जो होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, तभी तो इंडिविजुअल बनता है। उसके अंदर हेरिडिटी भी है और जो एनवायरनमेंट आसपास का है वो इस तरह उससे किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो सब दोनों को मिला लिया जाए तो वो मल्टीप्लाई होके हमारा इंडिविजुअल एक इंसान, एक आदमी, कोई इंसान बन जाता है। इसमें क्या है, नंबर वन, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें क्यों पढ़ना है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि इससे हमें फिजिकल ग्रोथ और हमारी डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा। हमारी मेंटल ग्रोथ, एक चाइल्ड की मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ से डेवलपमेंट में क्या असर हो रहा है, मेंटल ग्रोथ का डेवलपमेंट में क्या असर हो रहा है, और एक इंटेलिजेंस, हमारी बौद्धिक क्षमता जो है, इंटेलिजेंस कितना है हमारा, वो भी हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। और एटीट्यूड, हम किस तरह से किसी के साथ बात करते हैं, हमारी क्या बिलीव्स हैं, हमारे अंदर क्या वैल्यूज हैं, ये सब जो एक पर्सनालिटी को बनाती हैं, ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जानना फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, बिकॉज दीज बोथ ऑल आर इंक्लूडेड इन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम आते हैं कि जो ये हमने पढ़ा है हेरिडिटी एनवायरनमेंट का जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या असर होता है, वो हम एजुकेशनल, मतलब एक एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, किस तरह इस चीज को यूज करें। सी, द नॉलेज ऑफ बोथ द फैक्टर्स विल हेल्प द टीचर इन फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स इन लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर एक टीचर को एक बच्चे के अंदर की जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट का उस पर क्या असर है, वो चीज एक टीचर अगर समझ जाए, उसे ढूंढे, उसे समझे, तो वो हर एक बच्चे को इंडिविजुअली समझ सकती है
कि इसको मैंने किस तरह से पढ़ाना है और इस दूसरे को किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग एनवायरनमेंट में नर्चर हुआ है। तो वो पहले जाने कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स क्या जॉब करते हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है और बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, ये सब पता करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि उनको पता रहे कि अगर इस बच्चे के अंदर इस सब्जेक्ट में वीकनेस है, ये सब्जेक्ट इसका बहुत स्ट्रांग है, ये चीज इसकी, ये ट्रेट इसके अंदर बहुत स्ट्रांग है, तो वो इससे क्या होता है, वो उसको इंडिविजुअली भी बता सकते हैं कि लर्निंग में उसको प्रॉब्लम ना हो। तो वो उसको इंडिविजुअली, जैसे कि अगर किसी बच्चे की मैथ्स वीक है तो उसकी वो मैथ्स वीक क्यों है, क्या पता उसके पेरेंट्स की भी मैथ्स वीक रही हो, इसलिए उसकी मैथ्स वीक है। तो इससे क्या होगा, वो उस चीज को इम्प्लाई कर सकती है अपनी एजुकेशनल टीचिंग में कि अगर इसकी मैथ्स वीक है, मतलब कि मुझे इसको घर में भी वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है मैथ्स के लिए। देखिए, एक तो पहले उसमें जीन्स में कम है मैथमेटिक्स, फिर उसको एनवायरनमेंट घर में नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसलिए टीचर को उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। Then hence teacher must provide a congenial atmosphere for the student and treat them equally. The teacher must motivate them adjust with the environment. तो टीचर को क्या चाहिए, एक एटमॉस्फेयर दे, उसको कंजीनियल एटमॉस्फेयर दे फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट, और वो उनको सबको इक्वली ट्रीट करे। ऐसा नहीं है कि उसकी बच्चे की मैथ्स वीक है तो वो उसको बोले कि नहीं तुम छोड़ो, तुम्हारे तो मैथ्स बस की नहीं है, छोड़ो रहने दो, तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं। नहीं, वो इक्वली ट्रीट करके, अच्छा इसको समझ नहीं आया तो उसको वो और किसी तरीके से समझाने की कोशिश करेगी सो दैट उसको वो चीज मैथमेटिक्स अच्छे से समझ आ जाए, और उसको मोटिवेट करेगी कि इस एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करे, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट से आया है मे बी वो उसके लिए ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, उसे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसको सिखाएगी, मोटिवेट करेगा टीचर जो है कि किस तरह से आपको इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है। ओके देन एवरीवन, दिस इज for now and thanks for watching the video and please do like, subscribe the video before